हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज भारतीय कृषि एवं उससे जो संबद्ध क्षेत्र होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्पेशली वीडियो जो है अधिशासी अधिकारी एग्ज़ाम जो 26 नवंबर को होना है उसके लिए बनाई जा रही है, लेकिन जो कृषि है उससे जो प्रश्न है वो अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें जो है बहुत हद तक जो है भारतीय कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र को कवर किया गया है। इसका मटेरियल कहीं भी एक जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो जो है उसको देखकर आप अच्छे से अपनी तैयारी इस टॉपिक की कर सकते हैं। तो भारतीय कृषि जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो भारतीय जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में इसका योगदान 50% से ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भी जो है 60 से 70% के जो है लोग इसमें कृषि और उससे संबंध गतिविधियों से जुड़े हैं। लगभग ये डाटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। 67 से 70% लोग जो हैं कृषि या उससे संबंध क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि कृषि से जो है 47 से लगभग 48% लोग जो हैं कृषि से जुड़े हैं। जबकि उससे जो संबंध गतिविधि होती हैं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं कृषि क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, तो लगभग 70% जनसंख्या तक जो है इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है। तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार देश की आबादी का जो है कृषि और संबंध गतिविधियों से क्या था, तो 67 से 70% लोग जो है इससे जुड़े थे। ये अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है, इसको एक बार देख लेना आप। कृषि में जो है सिर्फ 47 से 48% जुड़े थे। जीडीपी की बात करें तो 2022-23 जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके अकॉर्डिंग 18.20% जो है जीडीपी में योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है। और सर्वाधिक कम योगदान जो है इसका, सबसे कम योगदान जो है कृषि का ही है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है जीडीपी में। कार्यबल की बात करें तो 48.9% लोग जो हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। भूमि की बात करें तो 52.7% भूमि पर जो है कृषि की जाती है। कृषि उत्पाद निर्यात की बात करें तो 53.15 बिलियन डॉलर जो है कृषि से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो निर्यात किए गए हैं। कुल खाद्यान्न की बात करें तो 2022-23 में 323.5 मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है, ये आंकड़ा लगाया गया है। जबकि जो 2023-24 में जो है 332 मीट्रिक टन का जो है उत्पादन का अनुमान है। तो ये जो आंकड़े हैं अलग अलग बुक में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, इस बार इसको चेक कर लेना। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो 2020-21 में 3.3% जो है रहा है, जो वृद्धि रही है 3.3% की। जबकि 2021-22 में 3% की वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों में औसत वृद्धि की बात करें तो 4.6% वृद्धि जो है कृषि क्षेत्र में हुई है। फसलों के प्रकार की बात करें तो फसलों के प्रकार जो है मौसम के अनुसार बात करें तो खरीफ की जो फसल होती हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, यहाँ से आपको ज़रूर एक प्रश्न मिलेगा। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, रागी, अरहर, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द जो होते हैं ये खरीफ में आते हैं और ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, जई जो है ये रबी की फसल में आती हैं। तो यहाँ से आपको फसलों को ध्यान रखना है कौन सी फसल कब और कौन सी उसमें आती है। जायद की फसल जो है इसमें मौसमी फल, सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी जो है आपको ये अप्रैल मई में लगभग बोई जाती हैं और जून जुलाई अगस्त तक ये चलती हैं। अब क्रांति की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आपको एग्जाम में ज़रूर एक प्रश्न मिलेगा, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। नीली क्रांति जो होती है वो मत्स्य पालन से होती है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल या पेट्रोलियम से होती है, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, सुनहरी बागवानी या जो फल होते हैं शहद फल होते हैं उनसे संबंधित होती है सुनहरी क्रांति। इसे स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं, गोल्डन क्रांति भी कहते हैं, इस प्रकार से आप इसको याद रखें। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक से, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, औषधि से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से, रजत अंडा या कुक्कुट से, पीली क्रांति तिलहन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल क्रांति आलू से और इंद्रधनुष क्रांति कृषि समग्र क्रांति होती है। तो ये जो क्रांति है यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में मिलेगा। अब कुछ जो है देख लेते हैं कि जो रेशम जो जिस तरीके से हम पालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन जब होता है तो उसको एपी कल्चर बोला जाता है और उसका अध्ययन करना, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना जो है एपी कल्चर।
रेशम कीट पालन का अध्ययन करना सेरिकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन करना पीसीकल्चर, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से है, फाइकोलॉजी शैवाल से है, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से है, जबकि सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ से, सौरोलॉजी छिपकली के अध्ययन से, ओफियोलॉजी सर्पों के अध्ययन से, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से है, एंटमोलॉजी कीटों के अध्ययन से है, इक्योथोलॉजी मछलियों का अध्ययन करने से है, जबकि एपीकल्चर जो था वो मधुमक्खी पालन से था, और ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन से है। तो ये कुछ इसमें आप अच्छे से याद रखें, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बन सकता है। एरोपोनिक्स क्या होता है? जो पौधों को हवा में उगाया जाता है तो उसे एरोपोनिक्स कहते हैं। हॉर्टिकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है, ये पैट के एग्जाम में पूछा हुआ है अभी। फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन से है, मतलब फूलों को कैसे उगाया जाता है उसके बारे में है। ओलेरिकल्चर सब्जियों से, पॉमीकल्चर फलों का उत्पादन, बीटीकल्चर अंगूर की खेती, बर्मी कल्चर केंचुआ पालन, और अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो ये पिछले क्रांति से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हरित क्रांति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। हरित क्रांति जो शब्द था वो 1968 में डॉक्टर विलियम गॉड ने जो है, डॉक्टर विलियम गॉड है इस उन्होंने दिया था 1968 में। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 1968 में हुई है। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, और जो ई बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यूएसए से इनका संबंध था। भारत में बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं, इनका संबंध भारत से है। तो भारत में इन्होंने हरित क्रांति जो है की थी। हरित क्रांति जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में जो स्थापित हुआ था, वहाँ से हरित क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है। पंतनगर उधम सिंह उत्तराखंड में है ये। 1960 के दशक में खाद्यान्न समस्या होने पर 1966-67 में गेहूं चावल जो है मैक्सिको से लाए गए थे, और 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पहली क्रांति 1967-68 में हुई, जिसका फ़र्क गेहूं चावल पर पड़ा। दूसरी क्रांति जो है 90 के दशक में हुई, जिसमें खाद्यान्न फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलें, पशुपालन और मत्स्य पालन को भी जो है उस पर भी जोर दिया गया। 2006 में द्वितीय क्रांति का जो आह्वान किया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ये हरित क्रांति के जनक हैं, और अभी हाल ही में जो है इनका देहांत हुआ है। तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को कुमकोणम तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को। इनकी जो मृत्यु हुई है अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। पद्मश्री जो सम्मान है इन्हें 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में। तो यहाँ से पुरस्कार से भी एक प्रश्न बन सकता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 में मिला था इन्हें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, पहला ही विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 1987 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिला था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब थोड़ी सी एक्टिविटी देख लेते हैं क्या क्या जो है कृषि से संबंध होता है। तो कृषि विपणन क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? सभी गतिविधि और नीति शामिल होती है जिसमें किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है, जैसे फसल को उगाना, उसके बाद काटना, पैकिंग करना, परिवहन करना, उसके बाद वितरण करना, विक्रय करना। तो ये सारी गतिविधि जो हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं। कृषि उत्पाद बाजार समिति क्या होती है? तो बाजार का निर्माण करना, किसान उत्पादों का विक्रय कर सके, तो इसलिए जो है मंडी समिति बनाई जाती है जहाँ पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। तो ये 2003 से शुरू की गई हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे नेफेड के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 अक्टूबर 1958 को ये बनाई गई है। कृषि उत्पादों को मार्केटिंग के लिए स्थापित करना, मतलब जो कृषि के उत्पाद हैं उनको अच्छी मार्केटिंग मिल सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी नेफेड की 2 अक्टूबर 1958 को। ट्राइबल जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड जो है 1987 में इसकी स्थापना हुई। ये जनजाति लोगों की जो वस्तुएं हैं उनको अच्छा मूल्य दिलाने के लिए स्थापना की गई थी इसकी, ट्राइफेड की, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में प्रथम संगठित बाजार बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना 1875 में हुई। 2015 से
सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा ये विनियमित किया जाता है। तो ये सारी जो है संस्थाएं हैं मार्केटिंग करने के लिए जो कृषि उत्पाद हैं जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, तो ये सारी चीज़ें स्थापित की गई हैं। तो इनकी स्थापना एग्जाम में पूछी जा सकती है और पिछले जो है एग्जाम पेपर में आए हुए भी हैं। नेम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक पोर्टल है जो एकीकृत बनाता है, जो पूरे भारत में इसको शुरू किया गया है। 14 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये एक प्रकार का पोर्टल है जो सभी मंडी समितियों को आपस में जोड़ता है, जिससे किसान अपनी जो फसल है उसका अच्छे से अच्छा दाम पा सके और कहीं भी अपनी फसल को बेच सके। तो उसके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। ई नेम नाम से पोर्टल शुरू हुआ है। कृषि सब्सिडी की बात करें, जो आर्थिक लाभ जो सरकार द्वारा लोगों को कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे सरकार द्वारा जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उस पर फसल खरीद ली जाती है। जब किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो उसको मतलब कम रेट पे जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। जैसे 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल लोगों तक पहुंचाया जाता है। उस पर जितनी, जैसे मान लो 20 रुपये का रेट है गेहूं का, तो 18 रुपये जो है सरकार अपने पास से देती है। तो वो आर्थिक लाभ जो लोगों को दिया जाता है तो वो सब्सिडी कहलाती है। जैसे 18 रुपये का है तो वो सब्सिडी हो गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ है। जबकि 2000 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आया था वो 2007-8 में आया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से जो है जो राशन के माध्यम मिलता है, राशन वहाँ पे राशन कार्ड के माध्यम से, जैसे चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो मिलता है, तो वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही मिलता है। महिला के नाम से राशन कार्ड जारी होगा, ये भी इस अधिनियम में कहा गया था। WTO की बात करें तो पूरे विश्व में जो है विश्व व्यापार संगठन जो है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे उसको व्यापार को जो है बनाए रखना। तो उसके जो नियम है उसमें कहा गया है कि जो सब्सिडी है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन भारत जो है लोगों की सहायता करने के लिए 2 या 3 रुपये किलो गेहूँ जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पे सब्सिडी जो है 70-80% तक है। तो WTO इस पर बार बार ऑब्जेक्शन उठाता है, क्योंकि उसके नियम में जो है 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं हो सकती। बफर स्टॉक क्या है? मूल्यों में उतार चढ़ाव से बचने पर आकस्मिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए MSP पर खाद्यान्न स्टॉक सरकार द्वारा किया जाता है। तो बफर स्टॉक क्या होता है कि अचानक खाद्यान्न की कमी ना हो, तो इसलिए सरकार अपने पास जो है मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस घोषित करती है उस पर लोगों द्वारा उस फसल को खरीद कर अपने पास स्टॉक कर लेती है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जो है वो खाद्यान्न खरीद कर योग्य व्यक्ति को उचित मूल्य वितरित करना केंद्र राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। 1950 में इसको शुरू किया गया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? जब सरकार अपने पास बफर स्टॉक कर लेती है, मतलब जो खाद्यान्न MSP पर खरीद कर अपने पास स्टॉक कर लिया, तो उसको जो वितरण करने की पूरी प्रक्रिया है कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कौन इसके लिए योग्य है, किसको ये राशन दिया जाए, तो उस प्रणाली को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। 1950 से ये शुरू हुई है। भारतीय खाद्य निगम क्या है? भारतीय खाद्य निगम एक प्रकार की एजेंसी है, सांविधिक निकाय है, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करता है। तो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कौन इसके लिए योग्य है, कितने मूल्य पर दिया जाए, तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें हैं वो भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जिसका गठन 1964 में हुआ। तो ये जो है एक संस्था, एक सांविधिक निकाय मान लो इसको, तो ये जो है इस प्रक्रिया को संचालित करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रक्रिया है इसको संचालित कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। मेगा फूड पार्क योजना क्या है? तो 2008 में शुरू हुई है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? तो जो चीज़ें हैं उनसे जो डेवलप करके चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गेहूं चावल है तो उसका आटा जो है पैकिंग करके लोगों तक भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो खाद्य प्रसंस्करण है। तो मेगा फूड पार्क जो है वो कच्ची चीज़ों से जो है, जैसे जूस हो गया, सूप हो गया, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो खाद्य प्रसंस्करण कहलाती हैं। जो चीज़ें डेवलप करके बनाई जाती हैं तो वो फिर डायरेक्ट जो है यूजफुल हो जाती हैं कि उसको ओपन करो और सीधा यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है? तो 2014-15 से इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 से शुरू हुआ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है
ये भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1970 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। साथ में जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का सहयोग रहा था। इसमें गुजरात का है ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो इसका भी इसमें सहयोग रहा था। तो वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में जो है श्वेत क्रांति शुरू हुई थी ऑपरेशन फ्लड के नाम से 1970 में। वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में ये शुरू हुई थी। तो पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में आए थे, या डायरेक्ट सन भी पूछ सकते हैं। एगमार्क एक्ट क्या है? 1937 में आया था। ये खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक एगमार्क एक्ट दिया जाता है 1937 में। तो एगमार्क एक्ट किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब शुरू हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया। तो 1999 2000 में शुरू हुई है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो अगर इसमें सीमांत जोत और लघु दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है, जबकि जो खाली सीमांत जोत की बात करें तो वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। सीमांत जोत कितनी होती है? 1 हेक्टेयर से कम, जबकि लघु जोत जो होती है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होती है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 86% लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसी के लिए एजोबैक्टर, नीलहरी शैवाल जो हैं इनका कार्य भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का होता है। ये हमने जब बायोटेक्नोलॉजी वाली इससे पहले ही वीडियो बनाई है उसमें सारा कराया हुआ है। ये भी सिलेबस में है, तो उस वाली वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि जो है 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि कौन सी सूची का विषय है। तो 7वीं अनुसूची में एक तो केंद्र की सूची है, संवर्ती सूची है और राज्य सूची है। तो राज्य सूची में ये कृषि का विषय आता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20 है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम कृषि संगणना कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है ये संगणना कार्यक्रम किया जाता है, जो वर्तमान 2016 में हुआ था। उसके बाद 2021-22 में ये अभी कार्य प्रगति पर है। 11वीं जनगणना है ये, जो कृषि संगणना होती है कार्यक्रम, तो 11वीं है ये, कार्य प्रगति पर है इसके अभी जो है आंकड़े नहीं जारी हुए। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दीर्घकालिक ऋण कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक जो है वो दीर्घकालिक ऋण प्रदान कराता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित कौन करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करता है। भारतीय कृषि का विश्वकोश इसको कहा जाता है। पहला प्रकाशन जो है 1961 में हुआ था। अब बात करते हैं जैविक कृषि की। जैविक कृषि क्या होती है? जिसमें कीटनाशक दवाई जो हैं उनका प्रयोग ना हो, रासायनिक खाद का प्रयोग ना हो, तो उसे जैविक कृषि कहते हैं। जिसमें गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, उसे जैविक कृषि कहते हैं। 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक पूर्णतः बनने वाला जो है सिक्किम पहला राज्य था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के जनक कौन है? तो सुभाष पालेकर जो है ये महाराष्ट्र के हैं, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के जनक हैं। इसमें उत्पादन में खर्च शून्य होता है, मतलब कोई भी इसमें खर्च नहीं किया जाता, कोई भी रासायनिक खाद या कुछ भी नहीं डाला जाता। आंध्र प्रदेश में 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। कृषि मशीनीकरण क्या है? तो मनुष्य एवं पशुओं के स्थान पर जब कृषि में मशीन का प्रयोग होने लगे तो उसे कृषि मशीनीकरण कहते हैं। कृषि ऋण की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में शुरू हुई थी। आरबी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो 1998 में हुई थी। वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन सी समिति की अनुशंसा पर? आरबी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर शुरू हुआ था। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1979 में योजना आयोग के एक सदस्य थे श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इन्हीं की सिफारिश पे जो है नाबार्ड की स्थापना की गई है। नाबार्ड के मुख्यालय की बात करें तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है।
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है ये नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इसका विनियमन जो है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाबार्ड के अंतर्गत ये आता है। नरसिम्हन समिति 1975 की सिफारिश पर जो है 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार का अध्यादेश जारी करके जो है इसकी स्थापना हुई, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। पहला बैंक जो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो प्रथमा बैंक था। 1987 से नए बैंक की स्थापना बंद कर दी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? केलकल समिति ने कहा कि नए बैंक जो है स्थापित करने बंद कर दिए जाएं। आगे बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो एमएसपी की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। तो एक ऐसा प्राइस जैसे गेहूं है अनाज का, तो मान लो 2000 रुपये प्रति कुंटल जो है, पर सरकार जो है मतलब किसानों का सारा गेहूं खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो उस 2000 रुपये को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं गेहूं का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की सारी फसल खरीदने के लिए तैयार रहती है। अब एमएसपी क्या है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अभी पैट के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आ रखा है। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो भारत सरकार की एक आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, जो भारत सरकार की आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति जो है ये इसकी घोषणा करती है। लेकिन कब करती है? जब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है इसके लिए संस्तुति करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जो है एमएसपी की घोषणा की जाती है। और ये वर्ष में 2 बार की जाती है, एक तो रबी की फसल की बुआई से पहले और एक खरीफ की फसल की बुआई से पहले इसको जो है घोषित किया जाता है। अब ये कितनी फसलों के लिए होता है? ये 22 फसलें जो हैं इसके लिए अनिवार्य है, जबकि गन्ने के लिए जो है FRP की घोषणा की जाती है। मतलब गन्ने की जो फसल है उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की जो है घोषणा की जाती है, जैसे उचित और लाभकारी मूल्य, रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है गन्ने के लिए घोषित किया जाता है। तो कुछ ये राज्य सरकार पे भी डिपेंड करता है, कुछ ये केंद्र सरकार पे भी डिपेंड करता है। राज्य सरकार भी अपना इसमें कुछ अंश जोड़कर किसानों को दे सकती है। तो जो MSP होता है वो 22 अनिवार्य फसलों के लिए घोषित किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, जबकि 2 व्यावसायिक फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम वैसे डिवाइड करें तो इसमें 7 अनाज की फसलें आती हैं, जैसे धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। दलहन की 5 फसलें आती हैं, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी का बीज और तिल, नाइजर सीड और केसर बीज। व्यापारिक फसलों में 3 फसलें हैं, जैसे कोपरा, सूखा नारियल, कपास, कच्चा जूट। गन्ना जो है FRP घोषित होता है गन्ने का। तो 7, 5, 12 और 7, 5, 12, 7, 19 और 3, 22 फसलें जो हैं टोटल होती हैं जिसके लिए MSP घोषित होता है, जबकि गन्ने के लिए FRP घोषित होता है, जो लाभकारी मूल्य होता है प्रत्येक वर्ष इसके लिए घोषित होता है। MSP की बात करें तो 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर यह शुरू हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग जो है 2004 में प्रो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है स्थापित किया गया राष्ट्रीय किसान आयोग। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि जो भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये घोषणा की जाती है किसकी सिफारिश पर? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 में हुई है। 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है CACP के नाम से कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो हुआ क्या था कि ये कृषि मूल्य आयोग के नाम से 1965 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1985 में इसका नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था? तो प्रो ML दंतबाला जो है इनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। ये MSP की सिफारिश करता है। भारत सरकार की जो आर्थिक मामलों की समिति होती है उसके लिए उसको ये सिफारिश करता है, फिर वो MSP की घोषणा करती है। अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था ये। तो यहाँ इतना हमने पढ़ लिया है। FCI हमने पहले ही बता दिया, FCI की स्थापना 1964 में हुई है। यह भारतीय खाद्य निगम की एक नोडल एजेंसी है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो लोगों तक जो है अनाज को उपलब्ध कराया जाता है, तो FCI के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में स्थापित हुआ है। तो ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है।
अब आगे देखते हैं झूम कृषि क्या होता है। झूम कृषि जो है जंगल की झाड़ी को साफ करके खेती योग्य बनाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने जंगल की झाड़ी साफ की, वहाँ पे 2-3 साल कृषि की, फिर उसको बंजर छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर जाके हैं फिर वहाँ पे झाड़ी साफ की, वहाँ पे फिर खेती करने लगे। तो झूम कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, नागालैंड में सर्वाधिक होती है, पूर्वोत्तर भारत में इसका बहुत है। पोषक तत्व क्या होते हैं जो पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे 6 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। जिसमें मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। खरपतवार रोकने में जो है मिट्टी का तेल, कैल्शियम साइनेमाइड 2,4-D का यूज किया जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किसान का मित्र, प्रकृति का मेहतर, पृथ्वी की आंत, उर्वरता का बैरोमीटर किसको कहा जाता है, तो केंचुआ जो है किसान का मित्र, ये सब चीज़ें कहलाता है। पौधों में कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो TLO रोग जो है वो चाय में सल्फर की कमी से होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। गंधी कीट, सैनिक कीट धान में होता है। प्रोहू मक्खी, तना छेदक, ईयर हैंड मिच जो है ये ज्वार में होता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा की को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। और राज्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 में इसकी स्थापना हुई, पूसा बिहार में। चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, लहसुन की जो गंध होती है वो एलाइसिन के कारण होती है, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है। गरीबों का सेब जो है वो अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची होती है। मसालों का बगीचा होता है केरल। कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है जो गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है। कपास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी में अगर बात करें तो 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। रानी मधुमक्खी होती है, ये सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। श्रम मधुमक्खी होती है, इनकी संख्या 90% तक होती है। शत्रु से रक्षा करने में और शहद इकट्ठा करने में श्रम मधुमक्खी होती हैं, लेकिन ये बांझ होती हैं, ये जो है अंडे नहीं देती हैं। नर मधुमक्खी जो है ये वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। सब्जी धोने से जो है कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन C निकल जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा हो गया। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में इंपॉर्टेंट है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कुर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में FAO, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई है, इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीला में है, फिलीपींस में। और जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। PM कृषि सिंचाई योजना जो है 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई है। PM किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई है, जिसमें किसानों को 6,000 प्रति वर्ष 3 किस्तों में जो है दिए जाते हैं। किसानों की आय को दुगना करना 2022 तक का लक्ष्य है, अब इसको आगे बढ़ा दिया है। अशोक दलवाई समिति जो है इसके सिफारिश की थी। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल एवं स्वतंत्र भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में 47% पर चावल और 21.7% पर गेहूँ बोया जाता है। कृषि वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है कृषि वर्ष होता है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब हुई, तो 1920 में बड़ौदा में हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो बेंगलोर में है। रबड़ बोर्ड कोयम्बटूर केरल, चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोची, जूट बोर्ड कोलकाता में। मिश्रित खेती की बात करें तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना या उसके साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती में आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। फसल बीमा योजना 1985, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में हुई है। तो ये हमारे जो कृषि से संबंधित प्रश्न थे जो EO के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई सारी बुक से कलेक्ट करके ये जो है प्रश्न इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि इतना सारा डाटा किसी भी बुक में एक जगह नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसको अच्छे से 1 या 2 बार देखें जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। और 10 नंबर का ये EO के एग्ज़ाम में है। तो इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चैनल पर हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। और
जो टेलीग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डियर सर बंटू 3 4 5 6 7 बिना स्पेस के आप सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।